आज हम आदिकाल के नामकरण के संदर्भ में चर्चा करेंगे कि आदिकाल का नामकरण किन परिस्थितियों में स्वीकार किया गया या वे कौन सी परिस्थितियां थी कि अनेक नाम होने के बावजूद भी आदिकाल को अपनाया गया या सहर्ष स्वीकार किया गया विभिन्न विद्वानों के द्वारा। तो यहाँ हम देखते हैं कि आदिकाल के नामकरण की समस्या जो है वह कैसे उत्पन्न हुई या क्यों उत्पन्न हुई। तो यहाँ हम ये देखेंगे कि जब हम किसी का भी कोई एक निश्चित समय अवधि के अंतर्गत किए गए कार्य का मूल्यांकन करके उसका कोई नाम रखते हैं तो उसमें विभिन्न जो व्यक्ति हैं वो अपना अपना मत देते हैं, क्योंकि जहाँ पक्ष होगा वहाँ विपक्ष होगा और जो भी चर्चा की जाएगी उसमें सबसे पहली बात ये आएगी कि जहाँ हम ये देखेंगे कि जहाँ बुद्धि का चातुर्य होगा वहाँ पर अनेक प्रकार के किंतु परंतु या यूं कहें कि जो प्रमुख रूप से बात आएगी कि जहाँ पक्ष है वहाँ विपक्ष आ जाएगा, जहाँ उचित है वहाँ अनुचित की बात की जाएगी, क्यों कैसे यही क्यों, ये बहुत सारी जो बातें हैं वो हमारे सामने उभर कर आती है। तो हम ये देखेंगे कि भी आदिकाल का जो नामकरण रखा गया है वह एक निश्चित समय अवधि में लिखे गए साहित्य सृजन की जो बेसिक मान्यताएं हैं या जो मूलभूत उसकी विशेषताएं हैं उनके आधार पर विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत के अनुसार उसको अलग अलग नाम दिया है। तो यहाँ हम देखेंगे कि किसी ने इसको वीरगाथा काल का नाम दिया है, तो किसी ने चारण काल नाम दे दिया, और इसी तरह हम देखेंगे कि कईयों ने इसको सिद्ध सामंत काल कहा है। तो और बहुत सारे विद्वान ऐसे हुए हैं जिन्होंने ये कहा कि ये तो साहित्य की बाल्यावस्था है, प्रारंभ यहीं से हुआ है साहित्य, तो इसको प्रारंभिक काल कहा जाए। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि साहित्य सृजन की जो मौलिक विशेषताएं थी उनके आधार पर विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत को स्थापित करने के लिए अलग अलग नाम रखे। अब जहाँ कई विचार होंगे, कई विद्वान होंगे, तो उसमें विवाद होना या सहमति असहमति, पक्ष विपक्ष, हाँ या ना, क्यों रखा, ये बातें उभर कर आनी सहज है। तो यहाँ हम देखेंगे कि हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है वह सर्वाधिक विवादास्पद युग रहा है। इसके नामकरण को लेकर विद्वानों में पर्याप्त मतभेद रहा है। मतभेद क्यों रहा है कि इसलिए रहा है कि प्रत्येक विद्वान ने अपने अपने मत को, अपने अपने नामकरण को स्थापित करने के लिए, प्रतिष्ठित करने के लिए उसने अपने पक्ष रखे हैं, उसके कुछ सबूत दिए हैं कि भाई ये साहित्य में ये बिंदु आए हैं इसलिए मैं इसका नामकरण ये दे रहा हूं। तो यहाँ हम देखेंगे कि विभिन्न नामकरण में इनमें विद्वानों में पर्याप्त या परस्पर मतभेद रहा है। इस कारण उन्होंने पृथक पृथक दृष्टियों से इस काल के नाम सुझाए हैं, मतलब अपनी अपनी दृष्टि से उन्होंने अलग अलग इसका नाम दिया है। हम यहाँ देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है उन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया है। अब वीरगाथा काल जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि हम अनुमान लगा सकते हैं कि भी वीरता को लेकर के, साहस को लेकर के, पौरुष को लेकर के कुछ साहित्य सृजन हुआ होगा उस काल अवधि में। तो इस प्रकार इसका नामकरण उन्होंने वीरगाथा काल रखने का अपना पक्ष रखा है। उनके मतलब शुक्ल जी के ने इसका जो इस काल अवधि का जो साहित्य सृजन किया हुआ था वह लगभग उनके मतानुसार संभवतः अनुमान से संवत
1015 और 1375 तक की अवधि में जितना साहित्य रचा गया है उसमें अधिकांशतः वीरता, शौर्य, साहस और पुरुषार्थ जो है, बल जो है, ताकत जो है, वीरता का जो द्योतक है उसका प्राबल्य रहा है या उसकी बहुलता रही है, और श्रृंगार जो है वह गौण रहा है। तो इसलिए उन्होंने इस काल अवधि का नाम वीर गाथा काल रखने का सुझाव दिया, या उन्होंने इसको वीर गाथा काल रखा। इसका नाम जो है वो वीर गाथा काल का। आचार्य शुक्ल जी ने कुछ लगभग 12 पुस्तकों को प्रमाणिक मानकर यह निर्धारित किया कि इस काल की जो प्रमुख काव्य प्रवृत्ति है वह वीर रस की है। इसमें वीरता का वर्णन है। इसी आधार पर इन्होंने इस काल का नाम वीर गाथा काल नाम रखा। उसका हम सामान्य अभिप्राय या सामान्य अर्थ यही निकालते हैं कि इस काल में अधिकांश रचनाएं ऐसी हुई हैं जिसमें कवि ने अपने आश्रयदाता की वीरता की गाथा को बढ़ा चढ़ाकर अलंकारिक वर्णन किया है। जैसे कि हम ये देखेंगे कि आश्रयदाता की जो वीरता है, उसका साहस है, उसकी जो ताकत है, उसका जो पराक्रम है, उसका उन्होंने अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकारिक रूप से अलंकारिक वर्णन किया है। और ये जो पुस्तकें हैं उनमें हम प्रमुख रूप से खुमान रासो, बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जय मयंक जस चंद्रिका, जयचंद प्रकाश, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियां और विद्यापति की पदावली आदि को रख सकते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि वीर गाथा काल की हम उसको स्थापित कैसे करें, हम कैसे उसको अपने माने कि भी वीर गाथा काल उस समय जो साहित्य सृजन किया गया वह वीरता से परिपूर्ण था, या इसको वीर गाथा काल नाम दे दिया जाए। इसके बारे में हम विचार करते हैं कि आधुनिकतम अनुसंधान से वीर गाथा काल की उपयुक्त महत्ता समाप्त हो गई है कि केवल वीरता ही वीरता हो, या ऐसा नहीं है। और जब यह सब नहीं है तो हम इसको वीर गाथा काल नाम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि प्रचुरता हो सकती है परंतु संपूर्णता उनमें वीरता की नहीं मान सकते, क्योंकि उनकी जैसे बिसलदेव रासो कहा है तो वह आद्यांत श्रृंगारिक काव्य है। इसकी प्रवृत्ति जो है वह वीर गाथात्मक नहीं है, तो इसलिए हम इनको वीर गाथा काल को वीरता का द्योतक नहीं मान सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि वीर गाथा का नाम हिंदी साहित्य के जो आदि काल का कालीन स्वरूप है उसको पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं कर पाता है। फिर भी हमें इतना तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि आदिकाल का वीर गाथा काल के नाम से उन्होंने जो भी व्यवस्थित ढांचा एक खड़ा किया है, एक रूपरेखा हमारे सामने जो रखी है, वह अवश्य ही एक असाधारण नींव स्तंभ कहा जा सकता है।